हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं भारत के इतिहास को, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। और दोस्तों, हमारा सेशन चलने वाला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के स्रोत में हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है धर्म ग्रंथ से प्राप्त कुछ स्रोत, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी कुछ प्राप्त स्रोत पढ़ लिए हैं और विदेशियों का विवरण भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम दोस्तों लिंक दे देंगे। तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखिएगा, तभी ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो दोस्तों पिछली वीडियो से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के एक और स्रोतों में से पुरातत्व संबंधित साक्ष्य जो मिला है, जो भारत के इतिहास के प्राचीन भारत को बयां करते हैं, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण अभिलेखों को भी इंक्लूड किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आज हम वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि भारत में मंदिरों की शैलियों के बारे में। भारत में मंदिर की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। इन तीनों शैलियों को हमने स्लाइड बाय स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से शानदार टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया है। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करिएगा। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिली जानकारियों से हम प्राचीन भारत को समझेंगे, जिसमें से दोस्तों पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में कुछ प्रमुख जानकारियाँ मिली हैं, जिसमें भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा के अभिलेख में मिला है। भारतवर्ष का सबसे प्रथम जो जिक्र किया गया है वो हाथी गुम्फा के अभिलेख में मिला है। इसके बाद दोस्तों, सर्वप्रथम जो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है वह सोहगौरा अभिलेख है। इसमें लिखा गया है कि संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में दोस्तों सोहगौरा अभिलेख में लिखा गया है कि संकट काल से पहले ही खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का उल्लेख इस सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। कुछ और साक्ष्य मिले दोस्तों। अगला साक्ष्य है भीतरी स्तंभ लेख से भी मिला गया है कि भारत पर सर्वप्रथम हूणों के द्वारा आक्रमण किया गया था। यह स्तंभ भीतरी स्तंभ से प्राप्त हुई है। और दोस्तों, सती प्रथा का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य मिला है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ है कि भारत में प्राचीन काल में सती प्रथा का प्रचलन हुआ करता था, जिसका दोस्तों लिखित साक्ष्य हमारे एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों हुई कुछ पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से कुछ मिली हुई जानकारियाँ। कुछ और जानकारियाँ मिली हैं जिन पर दोस्तों सिक्कों पर लेख लिखे जाते थे। सिक्कों पर लेख लिखने का जो सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था, ये यमन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था। सिक्कों पर दोस्तों एक मुद्रा मिली है, जिस पर दोस्तों समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा मिली है, जिसमें से यह पता चलता था कि वो समुद्रगुप्त जो कि संगीत प्रेमी हुआ करता था। और रोमन सिक्के सर्वप्रथम दोस्तों पोंडुचेरी के निकट में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ प्राप्त हुई है हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से, जो कि हमारे इतिहास को बयां करती है, और हम प्राचीन भारत को इन्हीं के माध्यम से अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें भी दोस्तों कुछ और लिखा गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुआ करते थे बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा। इन देशों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सर्वप्रथम हुआ करते थे, जो कि यह जावा यवद्वीप से स्थापित हुआ है। तो ये सभी हमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिली है जानकारियां हैं। और उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। जो अभिलेख हैं और महत्वपूर्ण शासकों के द्वारा जो कुछ मिला गया है, उनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बस देखते रहिए, आपको एक एक याद होने वाला है एक एक टॉपिक। पहला है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख मिला है कलिंग राज खारवेल के शासक में,
और दूसरा है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, यह रुद्र दमन के शासन काल में मिला है। नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है गौतमी बालश्री के शासक काल में। प्रयाग स्तंभ का अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन काल में मिला है। एलोह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में प्राप्त हुआ है। मंदसौर अभिलेख प्राप्त हुआ है यशोवर्मन के शासन काल में। और एक और जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो इम्पोर्टेंट अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज के नाम शासन काल में प्राप्त हुआ है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आप इसको बिल्कुल भूलिएगा मत, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये परीक्षा में यदि पूछा जाए कि एपिग्राफी का संबंध किससे है तो आप उसका उत्तर ज़रूर उत्तर बता के करके आइएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिर। दोस्तों यदि वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँच जाए। भारत के मंदिर को पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से और स्लाइड बाय स्लाइड, आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारत के मंदिरों को। भारत के मंदिरों को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है नागर शैली। नागर शैली क्या कहलाती है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप नागर शैली के मंदिर को देखिएगा ध्यान से, ये बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, नागर शैली के बना हुआ मंदिर है। दूसरा पार्ट है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का मंदिर कुछ इस तरह के हुआ करते थे। और तीसरा पार्ट है वेसर शैली। वेसर शैली के मंदिर कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे। आप देख पा रहे होंगे तीनों को, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, ये प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण मंदिरों की कला शैली है जिनके निर्माण के आधार पर इनका नामकरण दिया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं नागर शैली के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा नागर शैली के मंदिरों में क्या क्या विशेषता थी और इसको नागर शैली क्यों कहा गया। नागर शैली को नागर शैली इसलिए कहा गया कि यह सर्वप्रथम नगर में स्थापित किया गया था, इसलिए इसको नागर शैली कहा गया। और नागर शैली कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को नागर शैली कहलाती है। ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो मंदिर बने हुए हैं उन सभी की शैली बनावट जो कि नागर शैली कहलाती है। ये आप देख पा रहे होंगे नागर शैली के कुछ प्रमुख चित्र इस प्रकार के हैं। इसका विस्तार हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक फैला हुआ है, यानी कि पूरे उत्तरी भाग में नागर शैली का विस्तार पाया जाता है। इनका निर्माण 7वीं शताब्दी के बाद परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। 7वीं शताब्दी के बाद परमार शासकों के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। और इनकी संरचना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनकी संरचना से इनको पहचान सकते हैं। इनकी संरचना में दोस्तों मंदिर के ऊपर एक कलश जैसा बना हुआ होता है जो कि आप देख पा रहे होंगे, और इनकी संरचना चतुष्कोणीय संरचना होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी संरचना के माध्यम से हम नागर शैली को पहचान सकेंगे जिनकी ऊपरी में कलश बना हुआ रहता है। कुछ प्रमुख नागर शैली मंदिरों के उदाहरण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बिल्कुल गौर से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में काम आएगा। जैसे पहला मंदिर है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो में स्थित है, ये नागर शैली के प्रमुख मंदिर हैं। दूसरा है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तीसरा है जगन्नाथ मंदिर पुरी में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में, और सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में स्थित है। ये सभी मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है और परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा बार बार रिपीट होते हैं। तो ये प्रमुख मंदिर थे नागर शैली के मंदिर, जिनकी संरचना आप देख कर समझ गए होंगे, ऊपर एक कलश के द्वारा स्थापित किया जाता था। ये सभी मंदिर नागर शैली के मंदिर के उदाहरण है। अगली मंदिर शैली है फ्रेंड्स, दूसरी मंदिर शैली जो कि द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली के मंदिर को आप देखकर समझ रहे होंगे कि ये प्रकार की जो जहाँ आपको देखने को मिलेगी ये सभी द्रविड़ शैलियाँ हैं।
द्रविड़ शैली दोस्तों का विस्तार इसका दक्षिण भारत के मंदिरों की एक कला है। भारत में दक्षिणतम भारत में जो मंदिर फैले हुए हैं, जो बना हुआ है, तो उन सभी मंदिरों को भारत की द्रविड़ शैली मंदिर कहा जाता है। इनका विस्तार दोस्तों कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है। आप कृष्णा नदी से इनको कन्याकुमारी तक जितने भी मंदिर पाए जाते हैं, इस प्रकार के ये सभी द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए गए थे। इनकी संरचना वर्गाकार, शिखर में पिरामिड नुमा, अनेक मंजिल, शीर्ष में स्तूपिका होते हैं। ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको लाइन लाइन, जैसे इनको स्तूपिका कहा जाता है। इनकी संरचना वर्गाकार होती है और शिखर में पिरामिड नुमा अनेक, और ये मंदिर दोस्तों अनेक मंजिल से बने होते हैं। ये दोस्तों ज़्यादा एरिया तक फैले हुए होते हैं और उनके मेन द्वार को, जो प्रवेश द्वार होता है, इसको गोपुरम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गोपुरम कहा जाता है प्रवेश द्वार को, द्रविड़ शैली की मंदिरों के प्रवेश द्वार को। द्रविड़ शैली के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनको आप देख सकते हैं। पहला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो चोल शासक के राज के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा इम्पोर्टेंट मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुरई में स्थित है। तीसरा है रामेश्वरम मंदिर, यह भी द्रविड़ शैली मंदिर का एक बेहतरीन नमूना है। रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में स्थित, ये द्रविड़ शैली का वेरी इम्पोर्टेंट द्रविड़ शैली के महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनको आप याद रखिएगा और परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तीसरी शैली है वेसर शैली। वेसर शैली दोस्तों नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के प्रभाव से वेसर शैली का निर्माण हुआ है। दोस्तों नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिलकर द्रविड़ वेसर शैली का निर्माण हुआ है, जिसको वेसर शैली कहा जाता है। यह दोस्तों मध्य भारत में फैला हुआ है, विंध्याचल से कृष्णा नदी तक मध्य भारत में फैला हुआ है। भारत के मध्य क्षेत्र में इनका विस्तार हुआ है। ये भारत का नक्शा हो गया दोस्तों। वेसर शैली का विस्तार जो कि मध्य क्षेत्र में है, यहाँ पर लिखा गया विंध्याचल से कृष्णा नदी तक। ये जो मंदिर यहाँ पर जो मध्य में पाए जाते हैं मंदिर, ये सभी वेसर शैली के मंदिर हैं। वेसर शैली के मंदिर प्रमुख मंदिर है वृंदावन का वैष्णो मंदिर, ये वेसर शैली का बेहतरीन नमूना है। तो आज की वीडियो में आज हमने सीखा दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में, महत्वपूर्ण अभिलेखों को हमने देखा। इसके बाद हमने वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों मंदिरों की शैलियों के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें से पहला था नागर शैली, दूसरा था द्रविड़ शैली और तीसरा ये वेसर शैली। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपनी राय बताइएगा, और अगली वीडियो में हम दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और बढ़िया शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।